दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2D बहुपद, ठीक है। और इसमें सब के सब बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। कर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है कि अगर आप एक प्रश्न को भी गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कटता है, यानी जितना सही होगा उतना ही नंबर मिलेगा। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। कुल 20 नंबर का आपके पास रहेगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा। इसके लिए कुल 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। पहला है a 4/3 है, b आपके पास दिया है -4/3 है, और c आपके पास दिया है 2/3 है, और d आपके पास दिया है -2/3 है। इनमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, हमने इसके पहले बताया था कि बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो देखेंगे इस बहुपद के इस बहुपद के क्या किया है? शून्यकों में से एक शून्यक -3 दे दिया है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? तो देखिए, इस बहुपद के अधिकतम 2 घात हैं, तो इस बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं। जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। 2 शून्यकों में से एक शून्यक दे दिया गया है, और इस बहुपद का जो शून्यक आएगा वो कहीं ना कहीं यक्ष का मान होगा। इसका मतलब 2 शून्यकों में से 2 यक्ष के मान में से एक यक्ष का मान आपके पास -3 दे दिया है। तो यहाँ से k का मान बताना है, ठीक है ना। तो हल करके इसको देखा जाए। दिया है, क्या दिया है? बहुपद k-1 इंटू x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1, ठीक है। इस बहुपद का एक शून्यक क्या दिया है? -3 दिया है। k एक शून्यक -3 है। अब ध्यान दीजिए, इस बहुपद के 2 घात हैं जिनमें से एक शून्यक क्या दिया है? -3 दिया है, और ये -3 कहीं ना कहीं यक्ष का मान होगा। तो हम क्या करेंगे? यक्ष बराबर -3 दिए गए बहुपद में रखने पर अब हम क्या करेंगे? यक्ष का मान मिल गया। अब जहां जहां इस बहुपद में जहां जहां यक्ष आपके पास दिया गया है वहां पर हम क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। तो रखते हैं। देखिए, कोष्टक में k-1 है, बाहर यक्ष है, यक्ष के स्थान पर क्या रखना है? -3। इस पर 2 घात है तो क्या लगा देंगे? 2 घात प्लस k, और यहाँ पर यक्ष मिल गया, यक्ष के स्थान पर -3 और प्लस 1। देखिए यहाँ से k-1 कोष्टक में। अब देखिए, -3 का वर्ग करेंगे, आप सब -3 का वर्ग करें, -3 का वर्ग करेंगे तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 2 घात है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, और 3 तरीका 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 3k और प्लस 1, ठीक है। इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 9k -9 -3k प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब k को जोड़ लिया जाए या घटा दिया जाए। देखिए, प्लस है और ये माइनस है, तो 9k में से 3k चला जाएगा, बचेगा 6k। अब प्लस का चिन्ह लगेगा, क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है, जो अंक बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, माइनस है और ये प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है। -1 एक प्लस है तो घटेगा, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। अब किसका चिन्ह लगाएं? एक का प्लस का लगाएं कि माइनस का लगाएं? जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगाएंगे। 9 के सामने वाला चिन्ह क्या है? 9 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। ये आपको मिल गया। और जब भी हमें शून्य की बात करता है तो उसके बराबर हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। उसके बराबर हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा। देखिए, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, 6k और ये माइनस बराबर को उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब k का मान निकाल लीजिए। k को रोकेंगे तो 6 किस में? गुणे में है, कहाँ चला जाएगा? भट्टे में चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटिए,
2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो k का मान मिल जाएगा 4/3। ठीक है, तो 4/3 मिल गया k का मान। अब ये देखना है कि कौन सा विकल्प है यह। ठीक है, k का मान 4/3, तो पहला विकल्प आपके पास दिया है 4/3, तो पहले ही आपके मिल गया 4/3, यानी कि पहला विकल्प आपका क्या है, सही है। ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी पहला विकल्प का सही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। कह रहा है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। कह रहा है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। इसमें बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। इसमें बहुपद बताना है, जबकि आपको शून्यक दे दिया गया है। ठीक है, तो दिया है शून्यक -3 और 4। ठीक है, अब यहां से मान लेंगे, माना देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, सब द्विघात बहुपद है, तो पहले शून्य को हम अल्फा कहते हैं, तो अल्फा का मान कितना मिल गया, -3, और दूसरे शून्य को हम क्या कहते हैं, बीटा। बीटा का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया है। अब हमने एक सूत्र बताया था, जब आपके पास शून्यक दिया रहता है तो द्विघात बहुपद प्राप्त किया जाता है। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या है, जब शून्यक हमें पता हो, लिखवाया था x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये बताया था। अगर इसमें अल्फा बीटा में लिखा जाए तो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से अल्फा और बीटा का मान क्या कर देना है, बस रख देना है। x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या मिला है, देखिए अल्फा का मान मिला है -3, प्लस है, प्लस लगा दिए, बीटा का मान क्या है 4, बाहर x है प्लस अल्फा का मान क्या है -3, अब बीटा का मान क्या है 4। ठीक है, x स्क्वायर देखिए, अब ये चिन्ह विपरीत है, एक माइनस एक प्लस घटेगा, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, बाहर x, अब देखिए गुणा करेंगे 3 चौक 12 माइनस, अब बीच में क्या है प्लस। ठीक है, तो यहाँ से x का गुणा करा दीजिए, माइनस, देखिए 1 का गुणा x में करेंगे तो x होगा प्लस माइनस -12, ये आपका क्या है आंसर हो गया। तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, पहला ही विकल्प आपके पास मिल गया, ये आपके पास क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया। देखिए एकदम सिंपल सी बात था, शून्य आपको दिया है -3 और 4। अब हमें पता है कि जब किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया जाता है तो उसके लिए सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर इसको अल्फा और बीटा में लिखा जाए तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान दिया था -3, बीटा का मान दिया था 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, बाहर x है तो x लिख दिया, प्लस है प्लस, अल्फा का मान दिया था -3, बीटा का मान दिया है 4, और इन दोनों का गुणा किया तो -12, बाहर प्लस था, प्लस माइनस माइनस, और इसमें गुणा कर दिया तो -x, बाहर आपके पास x स्क्वायर। तो इस तरह बहुपद मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया गया है, x स्क्वायर कोष्टक में a प्लस 1 बाहर x प्लस b के शून्यक 2 और 3 है, तो बताना है कि यहाँ से a और b का मान क्या होगा। पहला विकल्प सही है कि b वाला सही है कि c सही है कि d सही है, इसमें हमें बताना है। तो पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, बहुपद x स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस 1 बाहर x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है, 2 और -3 है, देखिएगा 2 और -3 है। तो इस बहुपद का ये शून्यक दिया है 2 और -3 है, तो कहीं ना कहीं इस बहुपद का क्या है,
अल्फा और बीटा का मान है। तो यहाँ से दिया है अल्फा का मान कितना दिया है 2, क्योंकि शून्यक को अल्फा और बीटा मानते हैं ना, तो शून्यक अल्फा का मान क्या दिया है 2 और बीटा का मान क्या दिया है -3। अब हमें शून्यक पता चल गया है, तो यहाँ से एक और बहुपद हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं बहुपद के द्विघात सूत्र से। तो देखिए जब शून्यक पता है तो बहुपद का सूत्र क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बाहर यक्स अल्फा इंटू बीटा। देखिए जब शून्य पता होता है तो द्विघात प्राप्त करने के लिए यह सूत्र हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या दिया है 2, बीटा का मान क्या दिया है -3 बाहर यक्स प्लस अल्फा का मान क्या दिया है 2 और गुणे बीटा का मान क्या दिया है -3। ठीक है बाबू, तो यक्स स्क्वायर माइनस देखिए 2 प्लस माइनस माइनस बाहर यक्स प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस अद्वितीय 6। ठीक है, बताइए जहाँ नहीं समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये प्लस है और ये माइनस घटेगा, क्या बचेगा -1 बाहर माइनस है यक्स -6। अब माइनस से गुणा करा दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, अब 1 गुणे यक्स यानी कि यक्स -6। ठीक है, ये आपके पास एक और बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन बहुपद का आपस में तुलना करा के ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखिए इस बहुपद का और इस बहुपद का आपस में क्या करना है, तुलना करके ए और बी का मान हम निकाल लेंगे आसानी से। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस 1 यक्स प्लस बी को बहुपद को यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स -6 से तुलना करने पर देखिए ये बहुपद का शून्यक क्या है 2 और -3। अब इसी शून्यक से हमने एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर दिया। तो इस बहुपद ये जो बहुपद मिला है और ये बहुपद जो मिला है, ये दोनों बहुपद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ बराबर भी दिखा सकते हैं कि दोनों बहुपद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब इसको और इसको आपस में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है ना। इस बहुपद का शून्यक 2 और -3 है और इस बहुपद इस शून्यक से हमने क्या किया, एक और बहुपद प्राप्त किया। तो ये बहुपद और ये बहुपद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होने का मतलब इन दोनों का आपस में क्या करा दें, तुलना करा दें। तो तुलना कराएंगे, देखिए यक्स स्क्वायर इसमें भी है, यक्स स्क्वायर इसमें भी है। यक्स का गुणांक क्या मिल गया a प्लस 1, यहाँ यक्स का गुणांक 1 है तो यहाँ पर यक्स का गुणांक 1 प्लस 1 बराबर क्या मिल गया 1। देखिए यहाँ यक्स का गुणांक क्या है 1 है और यहाँ यक्स का गुणांक a प्लस 1 है। और यहाँ से यहाँ पर b का गुणांक क्या है b, यहाँ b एक अचर पद है ना, तो अचर पद का मान क्या दिया है -6 दिया है। तो यहाँ से b का मान मिल गया कितना -6। अब यहाँ से a का मान निकाल दें तो 1 ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, ये दोनों आपस में कट गया तो a का मान क्या मिल गया 0, यहाँ पर 0 मिल गया। तो a का मान 0 मिला, अब b का मान -6 मिला। तो a का मान 0, यहाँ 7 -1 दिया नहीं हो सकता, 5 -1 दिया नहीं हो सकता, 2 और -6 दिया नहीं हो सकता। a का मान 0, अब b का मान -6। ये आपके पास विकल्प क्या है, सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि शून्यक दिया है -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 से अधिक हो सकता है। कह रहा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या हो सकती है, कितना हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, 1 हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है, 3 से अधिक 4 5 6 100 200 300 कितना हो सकता है ये हमें बताना है। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या दिया है शून्यक -2 और 5 -2 और 5 दिया है। अब देखिए जब शून्यक है तो बहुपदों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि माना अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं -2, अब बीटा बराबर क्या मान सकते हैं 5। ठीक है, शून्यक दिया है, शून्यक हमें मिल गया है। अब द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगाएंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बाहर यक्स इंटू में शून्यकों का
गुणनफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 यहाँ पर होता है। अब इसका देखिए यक्स स्क्वायर, अल्फा का मान क्या मिला है, अल्फा का मान -2, बीटा का मान क्या मिला है 5, बाहर यक्स है, अल्फा का मान क्या मिला है -2, बीटा का मान क्या मिला है 5, अब बराबर क्या है 0। यक्स स्क्वायर जिसके इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और इससे गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो गया। देखिए 5 दूना 10, अब -10 हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ से यक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से एक बहुपद प्राप्त हो गया, एक बहुपद क्या हुआ प्राप्त हुआ। अब इसके देखते हैं इसके आगे और भी बहुपद प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए इसके आगे हम 2 से गुणा करा देंगे, तब भी आपका यक्स का मान जो आएगा -2 और 5 ही आएगा। 3 से गुणा कराएंगे यानी कि हम दोनों समान है, बराबर किधर वाले और बराबर किधर वाले, दोनों पदों में क्या करें, दोनों पक्षों में हम समान चिन्ह से गुणा कर रहे हैं, समान अंक से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो आप इसमें 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 से गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर -3x -10, ठीक है। आई बराबर किधर भी, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा करा रहे हैं तो 2 गुणे 0, यहाँ से 2x स्क्वायर -2 6x, आप 10 दूना 20 बराबर 0 में किस संख्या से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से एक और बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है, एक और बहुपद प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से फिर 2 कामन ले लेंगे तो ऊपर वाला यही आ जाएगा, और इसका शून्य क्या दिया गया है -2 और 5 दिया गया है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसमें लिख देते हैं, तो 3 से गुणा कराइए, 2x स्क्वायर -6x -20 बराबर 0, और यहाँ पर 3 द्वितीयाई 6x स्क्वायर -6 18x 20 तिहाई 60 बराबर, इसका गुणा कराएंगे 0 आ गया, एक और बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है, एक और बहुपद प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी तरह फिर अब 4 से गुणा कराएंगे, फिर 5 से गुणा कराएंगे, फिर 6 से गुणा कराएंगे, फिर 7 से गुणा कराएंगे, यानी इसे बहुपद आपका मिलता चला जाएगा। जितने अंक से गुणा कराएंगे उतने बहुपद आपके पास मिलता चला जाएगा। तो ये बहुपद की संख्या क्या होगी, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है। देखिए 1 2 3 तो आ गया है। अब जैसे ही 4 से गुणा कराएंगे तो 3 से अधिक हो गया, 5 से गुणा कराएंगे तो अभी 3 से अधिक है, 6 से गुणा कराएंगे तो ऐसे बहुपद की संख्या मिलता चला जाएगा, यानी कि ये आपका अनंत तक चलता चला जाएगा। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा, जो बहुपद की संख्या आएगा वो क्या आ रहा है 3 से अधिक आ रहा है। तो समझ गए कि नहीं, आप ऐसे आगे तक गुणा कराते चले जाएंगे तो बहुपदों की संख्या आगे मिलता चला जाएगा, और जो भी बहुपद आएगा वो सब के सब क्या होंगे 3 से अधिक ही होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बाबू, प्रश्न संख्या 5 का, प्रश्न संख्या 5 क्या कहा है त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 दिया है, यानी इस बहुपद के कुल 3 शून्यक होंगे, क्योंकि इसका अधिकतम 3 घात है तो इसके 3 शून्यक होंगे, जिनमें से एक शून्यक दिया है 0, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल है। अन्य 2 शून्यक यानी एक शून्यक 0 हो गया तो बचेगा 2 शून्यक। अब दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, -c/a होगा, c/a की 0 की -b/a होगा। तो पहले जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू, बहुपद ax³ + bx + cx और d + d का एक शून्यक कितना दिया है, 0 दिया है, 0 है। तो अन्य 2 शून्यकों को हम गुणनफल में बताना है, तो ध्यान दीजिए इस
त्रिघात बहुपद के कुल 3 सूत्र हमने बताया था। पहला शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा आपके पास होगा शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो उसी में आपके पास 2 शून्यकों का गुणनफल आएगा। तीसरा क्या था कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा। तो इसमें 2 शून्य का गुणनफल नहीं आ रहा है, 3 शून्य का गुणनफल आ रहा है, जबकि हमें क्या बताना है, 2 शून्यकों का गुणनफल हमें पता करना है। तो 2 शून्य को गुणनफल में क्या होगा, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ये फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल, योगफल क्या होता है, यक्स का गुणांक बट्टे में यक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यहां जो दिया है एक शून्यक दे दिया है ना, एक शून्यक मतलब अल्फा का मान आपके पास दे दिया। अल्फा का मान क्या दिया है, 0 दिया है, इसको हम भूल ही गए हैं। अल्फा एक शून्यक दिया है तो इसका मतलब एक शून्यक क्या है, एक शून्यक दिया है, शून्य है, तो कहने कि अल्फा का मान है, तो बीटा और गामा का गुणनफल में बताना है। ठीक है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, सूत्र शून्य के गुणनफलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर यक्स का गुणांक। देखिए इसमें क्या है, यक्स का गुणांक क्या है c, और यक्स क्यू का गुणांक क्या दिया है, यक्स क्यू का गुणांक a बट्टे में a। गुणांक का मतलब जिससे गुणा किया गया है, तो यक्स का गुणा किससे किया गया है, c से, और यक्स क्यू का गुणा किससे किया गया है, a से। बस उनका मान रख दिए हैं। अब देखिए अल्फा का मान क्या है यहाँ पर दिया, 0, 0 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या दिया है नहीं, गामा का मान भी नहीं पता है, गामा का मान नहीं पता है, अल्फा का मान क्या दिया है 0 बराबर c बट्टा a। ठीक है, ये पूरा मान क्या हो गया 0, ये बीटा इंटू गामा, इसका मान भी क्या हो गया 0 c बट्टा a। ठीक है, तो बचेगा आपका क्या, बीटा इंटू गामा बराबर c बट्टा a। तो यही आपके पास क्या आ गया, 2 शून्यकों का गुणनफल आ गया। 2 शून्यक क्या है, बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा 2 शून्यक है, 2 शून्य का इंटू मतलब गुणनफल कितना दिया है, c बट्टा a दिया है। तो c बट्टा a कहाँ पर है, a नहीं सही है, b आपका दिया है c बट्टा a, ये आपका क्या है, विकल्प सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया है। देखिए कुछ नहीं करना था, बहुपद आपके पास त्रिघात बहुपद दिया गया है का एक शून्यक 0 है, तो एक शून्यक दे दिया, तो मान लेते हैं अल्फा का मान दिया है 0, आप 2 शून्यक बचेगा बीटा और गामा। बीटा और गामा का क्या बताना है, गुणनफल बताना है, क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो हमें पता है 2 शून्यकों का गुणनफल कब आएगा, जब शून्यकों का गुणनफलों का योगफल लगाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या है c और यक्स क्यू का गुणांक क्या है a, तो c बट्टा a हो गया। अल्फा का मान रखें 0 और यहाँ पर अल्फा का मान 0, तो ये पूरे दोनों को क्या करेगा 0, तो बचेगा बीटा इंटू गामा, और बीटा इंटू गामा का मान क्या आएगा, c बट्टा a आएगा। तो देखिए इस तरह 5वां प्रश्न भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। कह रहा है बहुपद यक्स क्यू माइनस 4x के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके शून्य को क्या बताना है, योगफल बताना है। तो पहले देखिए कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है। तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, 3, और इसके हमने 3 सूत्र बताया था। पहला सूत्र था शून्यकों का योगफल, दूसरा सूत्र था शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, और तीसरा सूत्र था शून्यकों के गुणनफल। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछा है, बस शून्यकों का योगफल पूछा है, यानी पहला सूत्र यहाँ पर लगाना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बट्टे a, यानी कि माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे यक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए यक्स क्यू का गुणांक तो है, लेकिन यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर का गुणांक बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं हम सब। दिया है क्या दिया है, यक्स क्यू माइनस 4x, ठीक है ना, ये आपके पास बहुपद दिया गया है, ये बहुपद आपके पास दिया गया है। अब इसके शून्यकों का योगफल लगाना है, तो शून्यकों का योगफल लगाने के लिए हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है यक्स माइनस यक्स क्यू का गुणांक माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक।
तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्य को ऐसे लिख लीजिए, बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x, यहाँ लिख लीजिए माना बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। 3 शून्यक पता चल गया। अब क्या करना है, इसके शून्यकों का योगफल लगाना है। तो लिखेंगे बहुपद, इसको लिख लीजिए एक्स क्यू माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना है तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, माइनस 4x, इसमें अचर पद नहीं है तो अचर पद को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, को ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं। देखिए एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक a है तो यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। यहाँ माइनस मत लगाइए, 0 के सामने प्लस माइनस का नहीं लगता है। यहाँ पर x का गुणांक क्या दिया है, x का गुणांक आपके पास दिया है c, x का गुणांक क्या दिया है c, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना ही है, -4। यहाँ पर d का मान क्या दिया, d दिया, तो यहाँ पर क्या दिया, d का मान 0 दिया है। अब हमें बताना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है बाबू। अब यहां पर देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो इनका योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है b, इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक क्या दिया है, a दिया है, एक्स क्यू का गुणांक देखिए a दिया है। अब सबका मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस रहने दीजिए, b का मान क्या दिया है, b का मान 0 दिया है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, बट्टे में a का मान क्या दिया है, a का मान 1 दिया है, तो 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर इसका क्या होगा, 0/1। अब 0 में किस संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 ही आपके पास आएगा, क्या आएगा, 0। यानी कि शून्यकों का योगफल क्या मिला हमारे पास, शून्यकों का योगफल क्या मिला है, शून्यकों का योगफल मिला है 0। तो देखिए विकल्प में कहाँ 0 दिया गया है, यहाँ पर आपके पास 0 है, ये विकल्प आपके पास क्या है, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न संख्या 6 भी हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, इसके बताना है कि शून्यक क्या है। दोनों जो अब देखिए इसके द्विघात बहुपद है, कितने घात के बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, इसके कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। तो जो दोनों शून्यक आएगा उसका चिन्ह कैसा होगा, दोनों धनात्मक होने चाहिए, जो शून्यक आएगा उसका चिन्ह क्या होना चाहिए, दोनों धनात्मक होना चाहिए, या दोनों शून्य का चिन्ह जो होगा ऋणात्मक होना चाहिए, या दोनों शून्य का एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, या दोनों शून्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके 2 शून्यक होगा तो 2 शून्यक हम मान लेते हैं, माना बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा बीटा का ही चिन्ह हमें बताना है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे मेथड है। एक मेथड ये भी है कि इस शून्य का क्या कर दें, गुणनखंड कर लें।
गुणनखंड करेंगे तो नॉर्मल और गुणनखंड से नहीं बनेगा, एक गुणनखंड होगा सीधे धारा 4 विधि से, जो उस विधि से हम यहाँ तो हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह विधि अध्याय 4 में आपको मिलेगा, सीधे धारा 4 विधि से। यहाँ से उस विधि से हल करके यक्स का मान निकाल दें और यक्स का मान निकाल के देख लें कि वो प्लस होगा कि माइनस का होगा। ठीक है, पहला विधि तो यह है। उसके बाद एक विधि और है कि यहाँ पर यक्स का मान रखकर हम क्या दिखा दें, 0 दिखा दें। वहाँ पर यक्स का जो मान रखेंगे वो आपके पास वही आपके पास चिन्ह हो जाएगा। तीसरा यह है कि हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसके बहुपद विधि से इसको क्या करें, सवाल को हल किया जाए और इसी विधि से हम लोग हल करेंगे बहुपद के विधि से। ठीक है, बहुपद के विधि से इस सवाल को हल करना है तो बहुपद का शून्य लगाना पड़ेगा, बहुपद का सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए द्विघात बहुपद है इसलिए द्विघात बहुपद के हमने दो सूत्र बताया था, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे तो वहां से एकदम क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि इसका चिन्ह धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, कि एक धनात्मक होगा कि दूसरा ऋणात्मक होगा, एकदम पता चल जाएगा। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लगाना है, इसलिए वहां पर हमें ए बी और सी का मान तो चाहिए ना, तो हम ए और बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 99 यक्स प्लस 127 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ऐसे तुलना करेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1। यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना दिया है, 99। अब यहाँ पर अचर पद क्या है, सी, तो यहाँ पर अचर पद 127 मिल गया। ठीक है, अब लगाते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा, माइनस रहने दीजिए बी का मान क्या दिया है 99, तो माइनस 99 बट्टे ए का मान क्या दिया है 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 99। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। अब यहां से लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद यानी अचर पद बट्टा ए यानी सी बट्टा ए। शून्य का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है, यहाँ पर सी का मान क्या दिया है 127 अब बट्टे में 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया 127। ठीक है, इतना काम कर लिया, शून्यकों का योगफल निकाल दिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां से भी पता करना है कि इसके शून्य क्या हो सकते हैं, शून्य धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा कि दोनों धनात्मक होगा, यानी कि इसका चिन्ह हमें बताना है। ध्यान दीजिए, दो शून्यों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस 99 आना चाहिए, और दो शून्यों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्लस 127 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर इसको बात किया जाए, हम नीचे रफ कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर रफ समझने के लिए। देखिए दो अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस 99 आना चाहिए, यानी माइनस में आना चाहिए। तो इसके लिए दो कंडीशन बन सकता है। कितने कंडीशन बन सकते हैं, दो कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन यह है कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, और बड़ी वाली संख्या हमें किसमें होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, छोटी वाली संख्या प्लस का होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस होगा तभी तो आंसर माइनस में आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम चिन्ह रख ले रहे हैं 200 और यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं 101 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस 99 आएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो घटेगा 200 में से 101 घटा देंगे तो माइनस 99 आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए माइनस में चिन्ह आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रख देंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक, लेकिन हमें किस में लाना है, प्लस में लाना है। इसका मतलब यहाँ पर यह समझ में आ रहा है अंक देखिए, अंक क्या है उसे मत देखिए, चिन्ह देखिए, एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है, यानी कि यहाँ से पहला कंडीशन बन सकता है, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या हो सकता है कि या तो दोनों चिन्ह क्या हो जाए, माइनस का हो जाए, दोनों चिन्ह माइनस होगा तब भी जोड़ेंगे कितना आएगा, 99 आएगा। जैसे मतलब मान लीजिए -80 - 19, -80 - 19 तो जोड़ेंगे, इसका क्या हो जाएगा, -99 हो जाएगा। तो यहाँ से चिन्ह देखिए, पहला भी माइनस
और दूसरा भी क्या है माइनस। तो यहाँ से दो कंडीशन बन रहा है कि एक चिन्ह माइनस का हो जाए तो दूसरा चिन्ह क्या हो जाए, प्लस का हो जाए, या दोनों ही किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाए। लेकिन गुणा करके हमें क्या लाना है, गुणा करके क्या लाना है, गुणा करके हमें 127 लाना है, गुणा करके क्या लाना है 27। तो यहाँ से भी दो कंडीशन बन जाएगा, यहाँ से भी दो कंडीशन बनेगा, या तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, या तो जो गुणा करने पर आना चाहिए वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, या दोनों संख्या किस में हो जाए, प्लस हो जाए, दोनों संख्या प्लस हो जाए। लेकिन दो बार प्लस तो इसमें नहीं आया है, दो बार प्लस इन दोनों में नहीं है, एक माइनस प्लस आया है, एक माइनस माइनस आया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माइनस माइनस आया है, तो कॉमन क्या है, इसमें भी माइनस माइनस आया है और इसमें भी माइनस माइनस आया है। इसका मतलब दोनों संख्या क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, यानी दोनों संख्या ऋणात्मक होना चाहिए। देखिए इसमें प्लस प्लस आया है, क्या इसमें कहीं प्लस प्लस आया है, नहीं। इसमें माइनस प्लस आया है, क्या इसमें माइनस प्लस आया है, नहीं। तो इसमें भी माइनस माइनस आया है, इसमें भी माइनस माइनस आया है। इसका मतलब कि ये दोनों चिन्ह क्या होने चाहिए, दोनों चिन्ह ऋणात्मक होना चाहिए। आपका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ अच्छे तरह से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिए बाबू, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 भी इंपोर्टेंट है, एकदम सेम टू सेम आपके 7वें प्रश्न संख्या की तरह लगेगा। ये भी 7वां प्रश्न भी दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ प्लस में था, और ये भी दोनों तरफ क्या है, प्लस में है। और जब दोनों तरफ प्लस था तो दोनों का ही चिन्ह क्या आया था, ऋणात्मक आया था, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक आया था। तो इसका भी क्या, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक ही होगा। लेकिन इसको हम दूसरे विधि से बता दे रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का मान कहा है नॉट इक्वल 0, यानी के का मान 0 नहीं होगा। जैसे के का मान 0 होगा तो पूरा सब आपका हट जाएगा। कि शून्यक है, कि शून्यक बताना है कि इसके जब शून्यक निकालेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या होगा। दोनों का चिन्ह, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, धनात्मक नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक हो सकते हैं। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसका मतलब धनात्मक है। कह दो सदैव असमान होते हैं, सदैव असमान मतलब वो बराबर नहीं है, सदैव बराबर होते हैं, इसका मतलब वो बराबर है। तो इसमें हमें बताना है, ध्यान दीजिए, यहाँ के अगर इसके शून्यक निकालेंगे तो दो ब्रैकेट बनेगा, दोनों ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बनेगा आपके पास। दो ब्रैकेट जब बनेगा तो दोनों ब्रैकेट में मान लीजिए के प्लस 1 करके आएगा, या के प्लस 2 करके मान लेते हैं, जबकि इतना नहीं आएगा, इसको मान लिया हूँ। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट आपके पास आएगा, और यहाँ से बराबर करके जब शून्यक निकालेंगे तो के का मान क्या आएगा, एक माइनस का आएगा, और के का मान एक क्या आएगा, ये भी माइनस के आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, प्लस प्लस है, तो दोनों कोष्टक किस में आएगा, दोनों कोष्टक आपके प्लस में ही आएगा ना। लेकिन जब यहाँ से के का मान या एक्स का मान निकालेंगे तो बराबर उधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा। जब उधर भेजेंगे तो प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस। इसका मतलब जो दोनों शून्यक इसके आएंगे, दोनों शून्यक क्या होंगे, इसके ऋणात्मक ही होंगे। फिर से समझ लीजिए, देखिए बाबू, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद दो ब्रैकेट प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, दो ब्रैकेट यानी दो कोष्टक प्राप्त होगा, और दोनों कोष्टक के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो दोनों किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं माइनस दिया ही नहीं है कि माइनस वो आ जाए, माइनस कहीं दिया है नहीं, माइनस नहीं दिया तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। और जब प्लस के दोनों ब्रैकेट रहेगा, लेकिन जब वहाँ से इसके शून्यक निकालेंगे यानी यक्स या के का मान निकाल रहे हैं, तो इसको बराबर उधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा। तो जो प्लस था बराबर उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस था, उधर बराबर उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगा के भी आप शून्यक बता सकते हैं कि इसके दोनों चिन्ह क्या हो सकते हैं। तो इसके दोनों चिन्ह क्या आए हैं, किस में आए हैं, माइनस में आए हैं। किस में आए हैं, माइनस। इसका मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, धनात्मक नहीं हो सकते, इसका मतलब ऋणात्मक है, और दोनों चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। तो पहला विकल्प आपके पास क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह 8वां प्रश्न भी लग गया। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c कहा है c नॉट इक्वल 0, यानी c का मान 0 नहीं रख रहा है, कि शून्यक बराबर है, कि शून्यक क्या है, बराबर है, कि शून्यक बराबर है। तो ये बराबर कब आएगा, जब c और a विपरीत चिन्ह को, यानी कि जहां पर c है और a विपरीत चिन्ह का हो। विपरीत चिन्ह का मतलब c अगर प्लस है तो a आपके पास माइनस का होना चाहिए, ठीक है ना। c अगर प्लस का है तो a किसी का होना चाहिए, माइनस का, यानी विपरीत अलग अलग चिन्ह का होना चाहिए। c और b विपरीत चिन्ह का हो, यहाँ c अगर प्लस है तो b माइनस का होना चाहिए, अलग अलग चिन्ह का होना चाहिए। आपका c और a एक ही चिन्ह के हो, तब आपके इसके शून्य क्या आएंगे, बराबर आएंगे।
या सी और बी एक ही चिन्ह के हो तब इसके शून्य क्या आएंगे, बराबर आएंगे। या देखिए सी और ए एक ही चिन्ह के हो तब इसके शून्य बराबर आ सकते हैं, या सी और बी एक ही चिन्ह के हो तब इसके शून्य बराबर आ सकते हैं। यानी इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। विकल्प को आप लोग समझे कि नहीं, कह रहा है सी और ए विपरीत चिन्ह के हो, इनके चिन्ह होना चाहिए वो अलग अलग हो तब इसके शून्य बराबर आएगा। सी और बी के विपरीत चिन्ह अलग अलग हो तब इसके शून्य बराबर आएगा। या सी और ए के चिन्ह एक ही हो तब इसके शून्य बराबर आएगा, या सी और बी के चिन्ह एक ही हो तब इसके शून्य बराबर आएगा। यानी इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही है ये हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है। क्या, सी और ए एक ही चिन्ह के हो। अब ये रही बात हम कैसे कह सकते हैं कि सर ये अब सी कैसे सही है। अब इसका उदाहरण देखिए, एक उदाहरण रख लेते हैं, उदाहरण देखिए उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर सी और ए समान चिन्ह के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण रख लेते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना। इसके शून्य निकाल के चेक करते हैं, और जब भी किसी बहुपद का शून्य निकाला जाता है तो बराबर 0 रख दिया जाता है, ये तो पता है आप लोग को। अब इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करें तो यहाँ से हो गया 2x² प्लस, अब इसके जोड़ने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए था। 2 + 2 x कली बाहर, अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही आप उतार दीजिए। तो 2x² प्लस गुणा कराइए 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से 2 का जोड़ा हम बना लेते हैं। 2x अगर कामन ले लेंगे यहाँ पर तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से 2x दो कामन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से हम बना लेते हैं, अब इनको एक कोष्ठक में x प्लस 1 एक कोष्ठक में, और यहाँ से 2x प्लस 2 अगले कोष्ठक में बराबर 0। अब यहाँ से जब x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो x का मान क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है बाबू। और जब यहाँ से 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, x बराबर -2/2, तो x का मान क्या मिल गया -1। देखिए इसके जो दोनों शून्य का आए हैं, दोनों शून्य -1 और -1 आए हैं, बराबर ही आए हैं, ठीक है। तो यानी से C और A के जो चिन्ह होना चाहिए वो दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या दोनों माइनस का हो या दोनों ही प्लस का हो। जैसे A प्लस का है, A का गुणांक क्या है 2 प्लस का है, 80 का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, ये भी दोनों प्लस का है। और रही बात एक और, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर B भी तो प्लस का है। अब कहेंगे सर B भी प्लस हो गया, C भी प्लस हो गया, तो B प्लस हो गया C प्लस हो गया, तब तो करे अरे ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा। कैसे आप A को मार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तर्क बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर B भी आपका प्लस है और C भी तो प्लस है, तो विकल्प नंबर आपका ये सही हो सकता है, या विकल्प नंबर आपका ये सही हो सकता है, ये नहीं तो विपरीत चिन्ह का, तो ये भी तो सही हो सकता है, समान चिन्ह हो। लेकिन इसका भी हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब दोनों चिन्हों को हम क्या लगते हैं, C और B दोनों के चिन्ह हम समान रख के चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है कि गलत है। देखिए इसको रख लेते हैं 2x² माइनस 4x माइनस 6। यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने C और B कि दोनों चिन्ह क्या लिए हैं, समान लिए हैं। चेक करते हैं कि ये ऑप्शन भी तो नहीं सही हो सकता है ना। तो यहाँ पर C का मान माइनस है और B का भी मान क्या है माइनस है। अब इसका गुणनखंड करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 12, और घटाने में कितना आना चाहिए 4। तो 6 दूना 12, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 12x माइनस 6 माइनस 2x², जैसे उसको ऐसे उतार देंगे। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो -6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6, और बाकी जैसे उसको ऐसे उतार देंगे। शून्य के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 लगाना होगा। 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2x कामन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। इसको और इसको एक कोष्ठक में तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3, और यहाँ से 2x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से जब x माइनस 3 बराबर क्या है 0, तो x का मान क्या मिलेगा 3, और यहाँ से जब 2x प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो हम इसको यहाँ लगा देना है। यहाँ देख लीजिए, तो 2x
ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो x बराबर -2/2 कट गया, तो x का मान क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो अब बताइए क्या इसके शून्यक बराबर आया है? यहाँ पर x का मान दिया है -3, x का मान दिया है +3 और यहाँ पर x का मान दिया है -1, तो बताइए क्या शून्यक बराबर है? जब c और b का चिन्ह समान रखते हैं शून्यक बराबर है नहीं, तो इसलिए क्या है ये गलत है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? c सही है। तो उम्मीद करते हैं इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि ये विकल्प नंबर आपका सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है? कह रहा है यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो। कह रहा है द्विघात बहुपद को दिया गया है और एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। उसमें जो पहला शून्यक होगा वो दूसरे शून्यक के क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। यानी कि जो दिया है माना शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, इसका मतलब जो अल्फा है वो बीटा के क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो बताना इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। रैखिक पद होने का मतलब होता है रैखिक पद यानी ऐसा पद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक पद कहते हैं। इसका पूरा डिटेल के बारे में हमने लेक्चर 1 आप प्रश्नावली 2A जाकर जरूर देखें, वहां पर हमने पूरे का पूरा डिटेल में बहुपद का बता रखा है। रैखिक पद, द्विघात पद, त्रिघात पद, इस सब के बारे में बताया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद के बारे में भी हमने बताया है। अचर पद ऋणात्मक होता है, पहला विकल्प है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है। यहां पर कहा है ऋणात्मक, तो यहां पर कहा है धनात्मक। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, यानी यहां पर कहा रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। ये कहा रैखिक पद हो सकता है लेकिन अचर पद ऋणात्मक होता है। यहाँ पर रैखिक पद नहीं हो सकता लेकिन अचर पद ऋणात्मक है। दोनों का अंतर समझिएगा इस बात को। इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। कह रहा रैखिक पद हो सकता है लेकिन अचर पद क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। तो देखिए इसका विकल्प जो है वो पहला ही विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प पे ताला लगा दीजिए, पहले विकल्प का आपका आंसर सही है और 7 करोड़ हमको दे दीजिए, ठीक है ना? इस बात को ध्यान देना है, जल्दी से भिजवा दीजिएगा। पहला विकल्प आपका सही है। अब कैसे कह सकते हैं कि पहला विकल्प आपका सही है? तुक्का मार दीजिए, लग जाएगा। छू मंतर मार दिया, आ गया नहीं। अब देखिए इसका रीजन भी तो हमें बताना पड़ेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि पहला विकल्प आपका सही है, नहीं ना? तो रीजन देखिए क्या है। कह रहा है कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। रैखिक पद होने का मतलब कि जो बहुपद होगा उसका घात 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। यहाँ पर कह भी दिया है द्विघात बहुपद। क्या कह दिया? द्विघात बहुपद, इसलिए रैखिक पद नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान देना। तो 2 विकल्प तो ऐसा खत्म हो गया, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब यहाँ पर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा ये हमें बताना है। रैखिक पद नहीं होता, रैखिक पद नहीं होने का मतलब वह द्विघात पद होगा और उसका जो अचर पद होगा वो ऋणात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब x² - 2। अब इसका शून्यक निकालिए, तो इसका शून्यक निकालिए तो x² बराबर ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो x बराबर ये वर्ग उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन इसके सामने क्या लगेगा? प्लस माइनस लगेगा। क्या लगेगा? प्लस माइनस। तो यहाँ से x का मान मिल गया। एक x का मान क्या मिला है? एक x का मान प्लस का मिला है, दूसरा x का मान किसका मिला है? माइनस का मिला है। तो यहाँ सब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि जो पहला शून्यक है वो दूसरे शून्य का क्या है? ऋणात्मक है। दूसरे शून्य का ऋणात्मक है कि नहीं है? अब रीजन समझते हैं। कोई रैखिक पद नहीं होता, यानी रैखिक पद नहीं होने का मतलब वो कौन सा पद है? द्विघात पद है। तो रैखिक पद नहीं लिया हूं, हम कौन सा पद लिए? द्विघात पद लिया हूं। यहां तक क्लियर हुआ? अचर पद ऋणात्मक होना चाहिए। जो अचर पद इसमें है, अचर ये द्विघात हो गया और अचर पद जो है 2, अचर पद कैसा है? यहाँ पर देखिए अचर पद के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो कौन सा चिन्ह छुपा है? ऋणात्मक चिन्ह छुपा है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। कह रहा है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। रैखिक पद नहीं होने का मतलब है बाबू कि उसका जो घात होगा वो घात कितना होगा? 2 होगा।
कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे द्विघात की बात भी कह दिया है। और इसका जो अचर पद मतलब 2 के सामने कौन सा चिन्ह छुपा है, माइनस का, तो ये माइनस का होना चाहिए। अब यहाँ से पहला शून्य जो आया दूसरे शून्य का क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो मिल गया। आप कहेंगे सर अगर हम प्लस ले लेते हैं तब x स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर ये प्लस क्या हो गया माइनस, तो x बराबर अंडर रूट -2, इसके सामने प्लस माइनस लगाएंगे। अब कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए बाबू, ये जो संख्या मिला है ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं रह गया, यह एक काल्पनिक संख्या है बाबू, काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इस बात को ध्यान देना। हमने पहला में वास्तविक संख्या जब पढ़ाया था अध्याय 1, तो लेक्चर 1 में पूरे के पूरे संख्या के बारे में बताया था। तो ये काल्पनिक संख्या है बाबू, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम केवल 10 तक अपने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, ये धनात्मक चिन्ह नहीं होता है। कौन सा चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह, तभी आप x का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है कि x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए और जो अचर पद होना चाहिए वो ऋणात्मक होगा। अगर प्लस होगा तो उधर जाएगा, और जब वर्ग उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट हो जाएगा, जो कि एक काल्पनिक संख्या मिलेगा, वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पर कुछ भी आप रख कर चेक कर सकते हैं, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, लेकिन उसका घात 2 होना चाहिए और उसके पास वाला का चिन्ह होना चाहिए माइनस का, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसके देखिए प्रश्न संख्या 11, इस प्रश्नावली यानी कि 2D का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, बताना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। देखिए इस आलेख के बारे में हमने लेक्चर 1 में पूरा आलेख के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए और इस आलेख के बारे में पूरा अच्छे से समझिए उसको, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने बता रखा है कि कौन किसका आलेख है। यहाँ पर देखिए यह भी एक द्विघात बहुपद का आलेख है, एक परवलय के आकार का है। यह भी एक द्विघात बहुपद का आलेख है, यहाँ पर 1 पे टच कर रहा है। यह भी एक द्विघात बहुपद का आलेख है, 2 बिंदु पे टच कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 बिंदु पे टच कर रहा है, तो ये त्रिघात बहुपद का आलेख है। किसका आलेख है, त्रिघात बहुपद का आलेख है। तो यही विकल्प आपके पास क्या है, सही है, यानी कि यही एक आलेख है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है और लेक्चर 1 जाके आप लोग जरूर देखें सभी, यानी प्रश्नावली 2D तक हमने पढ़ा दिया, यानी कि यहीं पर बहुपद आपका खत्म होता है, यानी समाप्त होता है। तो आप प्रश्नावली 2A से 2D तक पूरा का पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ठीक है, जरूर जाके देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के पास, दोस्तों का भी भला हो, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, दोस्तों को पीछे मत छोड़िए, साथ साथ लेकर चलिए, शेयर करिए, शेयर के लिए कहा जाता है बताओ, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि थोड़ा हेल्प करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।